स्टार्ट कर दो सर। नो सिग्नल। माइक को तो बंद करो, कैमरा है ना उसको चालू करो, कैमरा बंद पड़ा है। गुड आफ्टरनून हरफुल मीणा, गुड आफ्टरनून कुमार धर्मेंद्र, गुड आफ्टरनून विजय सिंह सैनी, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून। वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर, ऑल ओके? ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑल ओके है? यस यस यस। कल अपने बात कर रहे थे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलॉजी की, हाइड्रोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज अपने देखेंगे चैप्टर स्टार्ट किया था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे कि इवेपोरेशन का रीजन क्या है, किस तरह वाटर बॉडी हीट को स्टोर करती है और अपने आप को कूल रखने की कोशिश करती है, हीट को कंज्यूम करके वाटर वेपर में बदल जाती है, हीट को कंज्यूम करके किस में बदल जाती है? वाटर वेपर में बदल जाती है। और सेकेंडरी बात करें अपने तो फिर देखा था आपने कि आज अपने पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्टेड करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी नोट की बात यह है कि मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन दो तरीके से बात करूंगा मैं यहां पर। यदि मैं देखना चाह रहा हूं कि कोई भी वाटर बॉडी है जिसमें वाटर फुल है, कोई भी वाटर बॉडी है जिसमें क्या है? वाटर भरा हुआ है, फुल है। तो मान लीजिए कि वाटर एक इस लेवल तक फुल है। इस बात को ध्यान से समझना क्योंकि बार बार अपने इस मेजरमेंट की यूनिट को नहीं समझने बैठेंगे। इस लेवल तक उसमें क्या है? वाटर फुल है, पूरा का पूरा वाटर फुल है। तो मैं कहूं कि इसमें कितना इवेपोरेशन हुआ, तब अपने क्या मेजर करेंगे? इसकी एमएम और सेंटीमीटर में ये देखेंगे कि इवेपोरेशन की वजह से कितनी वाटर टेबल जो है, वाटर लेवल जो है, लेवल क्या हुआ है? ड्रॉ डाउन हुआ है। इतना लेवल क्या हुआ है? ड्रॉ डाउन हुआ है। इसका अपना कुछ एक वॉल्यूम भी तो रहेगा ना, जिस तक वाटर एरिया भी तो रहेगा। इसका अपना कुछ क्या रहेगा? एरिया भी रहेगा।
इसको मैं इस तरह भी मेजर कर सकता हूं कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड हुआ, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड हुआ। अगर मैं बात करूं मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन की, तो किसी पॉन्ड वगैरह कोई भी है, वहां आपने सिर्फ ये देख लेंगे कि टॉप से कितना लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज हो गया है, टॉप से कितना लेवल ऑफ वाटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। यदि वॉल्यूम चाहिए तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वो तो डिपेंड करेगा बहुत सारी कंडीशंस पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर, तो कितना हुआ है, कितना हो गया है, कितना हो गया, वो जितना हुआ है वो सारी उसका क्या है, मेजरमेंट है। वॉल्यूम चाहिए तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना डिक्रीमेंट हुआ है, जितना डिक्रीमेंट हुआ उसे एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मुझे यहां पर इस बात को एक्सप्लेन करना है, किसको, रेट ऑफ इवेपोरेशन को, किसे एक्सप्लेन करना है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को, फिर अपने ये देखेंगे कि किस रेट से वाटर टेबल ड्रॉ डाउन हो रही है, एमएम पर डे से, किस रेट से वाटर टेबल ड्रॉ डाउन हो रही है, एमएम पर डे से। कभी कभी क्या होता है कि रेट कांस्टेंट होती है और वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होती है, रेट कांस्टेंट होती है और वॉल्यूम चेंज हो जाता है। मान लिए रेट तो वो की वही है, डिक्रीमेंट वो का वही है, डिक्रीज हुई टेबल वो की वही है, परंतु एरिया बदल गया, तो एरिया क्या हो गया, बदल गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कह सकता हूं अगर रेट बदलेगी तो वॉल्यूम डेफिनेट बदलेगा, और वॉल्यूम बदलेगी तो रेट बदले, ये बात जरूरी नहीं है। ये था अपना इवेपोरेशन का मेजरमेंट, ये था अपना इवेपोरेशन के मेजरमेंट की यूनिट, या कह सकता हूं मेजरमेंट यूनिट इस टर्म को। सेकंड नंबर पे अपने को ये देखना है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्टेड कर रहे हैं। हाँ, आज साथ साथ ही नोट करते जाएंगे एक एक फैक्टर को, एक एक स्लाइड को। कल अपने 15 नंबर स्लाइड कर ली थी, आज 16 नंबर स्लाइड है। इस बात को यही नोट करते जाओ, कल की तरह अपने अलग से कोई टाइम काउंटिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो और बहुत बोरिंग हो जाता है। क्लियर है, सब लोग पहले इसी यहीं से नोट कर लो, ऐसे ही। यहां कुछ भी नहीं थी, बस इवेपोरेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश की है आपने। डन डन डन, साथ साथ ही नोट करते जाएंगे वन बाय वन फैक्टर को, चाहे वो एक स्लाइड में कंप्लीट हो रहा है, चाहे 2 में हो रहा है, चाहे 3 में हो रहा है। नेक्स्ट के लिए अपने उसका वेट नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं रखेंगे कि बाद में स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बाद में नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर अपनी स्लाइड है 17 नंबर, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स। उससे पहले बैक स्लाइड की डिमांड हो रही है, कुछ लोग नोट नहीं कर पाए होंगे। ओके, डन, ये दीजिए। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है अपने लिए टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर जो है वो अपने लिए कौन सा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब कि उसके आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, उसके आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। लेवल ही तो लिखा है दोस्त, लेवल ड्रॉ डाउन, कितना लेवल ड्रॉ डाउन हुआ है, कितना लेवल, ये जो टॉप का लेवल था उसे कितना नीचे तक चला गया है, कम हो गया है, वही तो उसकी यूनिट होगी। जितना वाटर पहले टॉप लेयर का वाटर इवेपोरेटेड होगा, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, जब तक अपने मेजरमेंट का टाइम है उसमें टोटल कितनी लेयर, कितनी डेप्थ एमएम और सेंटीमीटर में डाउन हो गई है, वो ड्रॉ डाउन ही तो इसकी यूनिट है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मीन्स क्या है कि आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। एरिया तो कांस्टेंट है ना, एरिया तो
कांस्टेंट है। अरे संदेव करण, इसमें समझने वाला इतना कोई बड़ा मैटर ही नहीं है कि एक पात्र में आपने पानी भर रखा है, 10 दिन बाद आप देख रहे हो कि उसका लेवल कितना कम हो गया, उतना ही तो इवेपोरेशन हुआ है। एक पात्र में आपने पानी भरा, 10 दिन का टाइम लिया, 10 दिन के बाद आपने आकर के देखा कि उसका वाटर लेवल कितना डाउन हो गया। करण संदेव, कितना लेवल उसका डाउन हो गया है, वो जो डाउन लेवल है वही तो mm और सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे, इवेपोरेशन होगा। वॉल्यूम चाहिए तो उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट चाहिए तो उसको 10 से डिवाइड करके 16 mm पर डे हो जाएगा। 16 क्या है, mm पर डे हो जाएगा। 16 स्लाइड नंबर है मेरे दोस्त, आयुष सारस्वत 16 स्लाइड नंबर है। कल 15 तक स्क्रीनशॉट हुए थे अपने। इस तरह इसी सीक्वेंस में देखो 17 अपना स्लाइड नंबर है, 17 क्या अपना स्लाइड नंबर है। क्लियर? कारण मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। ओके, डन। अब बात करें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट भी बढ़ेगी और वैल्यू भी बढ़ेगी, दोनों चीजें क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अपने बात करें तो दोनों चीजें अपने लिए जो है बढ़ेगी। इवेपोरेशन टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता है, इसके साथ साथ इंक्रीज होता है। कौन सा टेम्परेचर लेना है, आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। क्या लेना है अपने को, आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लेना है। तो नोट कर दो फर्स्ट नंबर इफेक्ट को, आप सब लोग फर्स्ट नंबर इफेक्ट को नोट कर दो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे अपने। ओके आयुष श्रीवास्तव, मैं समझ गया आप बता रहे हो, लेकिन नोट कर दीजिए इसे। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड के लिए। डन डन डन। एक दो लोग अभी भी नोट कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट नोट करने की आदत डालो। स्लाइड नंबर 18, फैक्टर्स नंबर सेकंड फैक्टर इज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या इफेक्ट होगा भाई, बताएं आप लोग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, कोई बताएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा, घटेगा, इंक्रीज, डिक्रीज। देखते हैं दोनों की डायरेक्शन को। एक अपने कोई पात्र में पहले की तरह ही क्या फिल किया है, एक लेवल तक वाटर फिल कर लिया। मुझे कोई बताएगा कि यहां से जो वाटर है वो बनी क्या है, वाटर वेपर। यहां से वाटर से क्या बनी है, वाटर वेपर। वाटर से वाटर वेपर बनने की डायरेक्शन क्या है, ये है। वाटर से क्या है, वाटर वेपर बनने की डायरेक्शन क्या है, ये है। एक स्टेटमेंट में वापस रिवाइज कर देता हूं, वाटर वेपर इज एन गैस। और कौन सी गैस है, लाइट देन एयर। तभी तो ऊपर की तरफ मूव करती जा रही है ना, ऊपर की तरफ मूव करती जा रही है। और दूसरी बात, ये जो गैस है इजीली कन्वर्ट इन ए वाटर, ये बहुत आसानी से वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस बात को तीसरी बार अपने रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखना। इस बात को तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं ना, वापस क्या हो जाएगी, ये इसमें रन कर जाएगी। अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो वाटर वेपर के अब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, जो भी इसके ऊपर क्या काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो ये रहने वाली है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, वाटर से वाटर वेपर बनी है, प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगी, वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। कितनी हो पाएगी, सारी वाटर वेपर नहीं होगी, कुछ वाटर वेपर होगी, वापस कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। तो इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इस प्रेशर की डायरेक्शन इसके अगेंस्ट है। इस प्रेशर की डायरेक्शन क्या है, इसके अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट है तो जितना प्रेशर इस पे एप्लीकेबल होगा उतनी वाटर वेपर अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये गैस क्या नेचर ही ऐसा ही है। इस गैस का क्या है, नेचर ही ऐसा ही है। नोट कर दो इसे। कुछ पूछना है तो साथ साथ पूछते जाओ, एक एक फैक्टर को डिस्कस करते जाएंगे।
वन बाय वन फैक्टर को डिस्कस करते जाएंगे, नो प्रॉब्लम। डन। सुदीप महेश्वरी, अब मैं टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में थोड़ी डिफाइन कर रहा हूं डिफरेंस। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में डिपेंडेंसी थोड़ी डिसाइड कर रहा हूं मैं डिसाइड कर रहा हूं प्रेशर और एटमॉस्फेयर इवेपोरेशन के बीच में क्या रिलेशन है। प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कितना? नेग्लिजिबल, ना के बराबर। कितना? नेग्लिजिबल, ना के बराबर। परंतु प्रेशर बढ़ने से वाटर वेपर अगेन वाटर में कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने कंपेयर में कई गुना इंक्रीज होगी, कई गुना। तो फाइनल रिजल्ट यही रहेगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विपिन टीपी, बात समझ में आई? विपिन लाइट के आगे क्या लिखा है? लाइट, ये वो स्टेटमेंट है जो 3 बार नोट कर चुके हैं। वाटर वेपर इज एन गैस लाइट देन एयर, लाइट देन एयर, इजिली कन्वर्टेड इन वाटर, इजिली कन्वर्टेड इन वाटर। ओके, नंबर 3 भी बात करेंगे अपने 19 नंबर स्लाइड पर। नंबर 3 पे लेके आते हैं किसको? विंड वेलोसिटी को। किसे लाते हैं अपने? विंड वेलोसिटी, विंड स्पीड क्या है? बताइए क्या होगा? विंड स्पीड बढ़ेगी तो, विंड स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? विंड स्पीड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। देखते हैं क्या होता है। ये मान लीजिए अपने पास एक पात्र है जिसमें वाटर फिल किया हुआ है। ध्यान से सुनिए एक बार, ये जो वाटर है ये यहां वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उठ रहा है। ये जो वाटर है यहां से किस फॉर्म में ऊपर उठ रहा है? वाटर वेपर की फॉर्म में। इसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर की साइड में है। एक बार के लिए ऐसा मान लेता हूं कि यहां चलने वाली विंड स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर की है। वैक्यूम क्रिएट हो गया है। जो वाटर वेपर है वो एयर से हल्की है। हवा जिधर लेकर के जाएगी उधर जाती रहेगी, हवा जिधर भी लेकर के जाएगी उस साइड क्या होगी? जाती रहेगी। तो अगर वाटर वेपर पर होने वाली विंड स्पीड 0 है, कोई हवा नहीं चल रही, बिल्कुल एकदम शांत है, तो यहां पर क्या होगा? इस वाटर वेपर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस केस में क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर क्या कर जाएगी? इस केस में इंक्रीज कर जाएगी। यहां बहुत सारी वाटर वेपर हो जाएगी, नई वाटर वेपर बनने में एक डिफिकल्टी होगी। वाटर वेपर की डेंसिटी की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। वो प्रेशर भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर में। वो प्रेशर ही क्या कर देगा? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब 0 अगर स्पीड है तो इस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हुआ है। 0 है तो इस केस में क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हवा उस वाटर वेपर को कहीं लेकर के ही नहीं जा रही है। हवा इस वाटर वेपर को कहीं पर भी लेकर के ही नहीं जा रही है। अब धीरे धीरे क्या किया मैंने? विंड वेलोसिटी को इंक्रीज किया। धीरे धीरे विंड की जो स्पीड थी उस स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट किया, उसको इंक्रीमेंट स्टार्ट किया। इस तरह जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे क्या होगी? विंड की स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या देखने को मिलेगा अपने को? वैसे वैसे उसके टॉप सरफेस की जो टॉप सरफेस की वाटर वेपर है, वैसे वैसे उसके टॉप सरफेस की जो वाटर वेपर है वो यहां से रन करना स्टार्ट कर देगी। वहां से क्या कर देगी? रन करना स्टार्ट कर देगी।
भी जैसे जैसे मैं यहां से विंड स्पीड बढ़ाऊंगा, एयर यहां से क्या करना स्टार्ट कर देगी, वाटर वेपर यहां से क्या करना स्टार्ट कर देगी, रन करना स्टार्ट कर देगी। विंड स्पीड बढ़ेगी तो इसके साथ साथ ये वाटर वेपर को भी क्या करेगी, कहीं दूसरी जगह लेकर के जाएगी, यहां नई वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी, नई वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। हवा की गति। अब विंड स्पीड की हिंदी मत पूछो दोस्तों, इतना भी तुम कमजोर नहीं हो। BK 5296-390। हाँ, अब देखता हूं करण सहदेव, क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? करण रिप्लाई कीजिए। हाँ श्योर, क्यों नहीं, नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में ऐड हो जाओगे। समरी बीच में वीडियो पुश हो गया था इसलिए समरी में दिक्कत आ रही होगी। एक मिनट में वापस रिपीट करता हूं इसको, नंबर थर्ड को। मान लीजिए कि अपने पास एक ऐसा कोई बॉक्स नुमा पात्र है जिसमें अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसमें क्या फिल है, वाटर फिल है। इसमें क्या फिल है, वाटर फिल है। कारण इतनी बात समझ में आ गई कि इसमें वाटर फिल है। सर मुझे 2 नहीं समझ में आया। 2 देखिए, वापस सुनिए एक बार। करण सहदेव वापस सुनिए एक बार। करण, सुदीप महेश्वरी, सेकंड नंबर इफेक्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है, हवा का दबाव इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर का वाटर बॉडी पे प्रेशर क्या है। इवेपोरेशन की जो डायरेक्शन है वो इसके जस्ट अपोजिट होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लगेगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक बात मैंने बताई थी कि जो वाटर वेपर है वो हवा से हल्की है, ऊपर उठने की कोशिश करेगी। साथ के साथ वो ऐसी गैस है जो थोड़े से प्रेशर से आसानी से वापस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। थोड़े से प्रेशर से आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वापस है वाटर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी गैस के ऊपर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि लगाएंगे, क्या लगाएंगे अपने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि लगेगा तो क्या होगा, कुछ वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो ओरिजिनल अपनी रेट थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओरिजिनल रेट अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसके बाद जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो महेश्वरी ये बात क्लियर हुई। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि ये अपना एक पात्र है जिसमें वाटर फिल किया हुआ है। ये अपना पात्र है, इसमें क्या है, वाटर फिल किया हुआ है। अब इससे क्या हो रहा है, ऊपर की हवा में ये वाटर किस में बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है। ये वाटर क्या बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है। यदि हवाएं चलेगी तो क्या होगी, वो यहां से इस वाटर वेपर को रन करवा देगी। यदि हवा चलेगी तो क्या होगी, यहां से वो इस वाटर वेपर को रन करवा देगी। क्या करेगी, वो यहां से वाटर वेपर को क्या करवा देगी, यहां से रन करवा देगी। तो नई वाटर वेपर को बनने का स्पेस मिल जाएगा। एक कंडीशन मैंने ये मान ली कि अपने जो यहां पर विंड की स्पीड है वो मान लिया कि 0 है। 0 है, इसका मतलब यहां की जो वाटर वेपर है इसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा। यहां की वाटर वेपर में मूवमेंट नहीं होगा तो नई वाटर वेपर बनने के लिए स्पेस बनेगा, यहां पर नहीं बनेगा। पहले वाली वाटर वेपर की डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि नई वाटर वेपर ज्यादा नहीं बन पाएगी। नई वाटर वेपर के बनने की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बंद तो नहीं होगी लेकिन उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या कह सकता हूं इस जगह पर वाटर वेपर की जो डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दोनों ही बातें कब हो रही है, जब विंड वेलोसिटी क्या है अपनी, 0 है। दोनों बातें कब हो रही है, जब विंड वेलोसिटी क्या है अपनी, 0 है। धीरे धीरे मैंने क्या किया, विंड वेलोसिटी को बढ़ाया। जो अपनी विंड की जो स्पीड थी उसे क्या किया, इंक्रीज किया। विंड की स्पीड इंक्रीज होते ही क्या रिजल्ट देखने को मिला कि इस विंड के साथ में वाटर वेपर दूसरे स्थान पर मूव करती जा रही है। दूसरे स्थान पर क्या करती जा रही है, मूव करती जा रही है। नई वाटर वेपर को बनने का स्पेस मिल रहा है। नई वाटर वेपर को बनने का क्या मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि इवेपोरेशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू दी विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ती है, क्योंकि पुरानी जो वाटर वेपर है वो वहां से मूव कर जाती है।
पुरानी जो वाटर वेपर है वहां से क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। नई वाटर वेपर को बनने के लिए एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब विंड स्पीड बढ़ाते जाएं, विंड स्पीड बढ़ाते जाएं, बढ़ते बढ़ते एक ऐसी विंड स्पीड मिल गई है, बढ़ते बढ़ते एक ऐसी विंड स्पीड मिल गई है जिससे सारी की सारी वाटर वेपर ही यहां से मूव हो रही है। एक ऐसी स्पीड मुझे मिल गई है जिससे सारी की सारी वाटर वेपर ही यहां से क्या हो रही है, आगे मूव करती जा रही है। आगे क्या करती जा रही है, मूव करती जा रही है। विंड वेलोसिटी की डेंसिटी इंक्रीज होगी। हाँ, स्पीड बढ़ेगी ना, स्पीड बढ़ेगी तो तेजी से सारे वाटर वेपर को दूसरी जगह ले जाएगी, नए वाटर वेपर बनने का स्पेस मिल जाएगा। परंतु एक ऐसी स्पीड मुझे मिल गई है जिसमें सारी की सारी वाटर वेपर मूव कर रही है। क्या उसके बाद भी स्पीड बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा? एक इतनी स्पीड मैंने बढ़ा दी है कि सारी की सारी वाटर वेपर को यहां से मूव करवा रहा है। सारी की सारी वाटर वेपर क्या कर रही है, यहां से मूव कर रही है। क्या उसके बाद भी स्पीड बढ़ने से नहीं बढ़ेगी? तो इसका मतलब मैं इनके बीच में एक कर्व बना सकता हूं, इनके बीच में एक कर्व बना सकता हूं। कर्व के एक साइड में मैंने लिया किसको, रेट ऑफ इवेपोरेशन को। कर्व के एक साइड में किसको लिया मैंने, रेट ऑफ इवेपोरेशन को। इस साइड मैंने ले लिया किसको, ई को, और इस साइड मैंने ले लिया किसको, विंड स्पीड को, विंड स्पीड को। स्टार्टिंग में देखने को क्या मिलेगा कि विंड स्पीड बढ़ने के साथ साथ स्टार्टिंग में क्या देखने को मिलेगा कि विंड की स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है, हवा की गति जैसे जैसे बढ़ रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक फिक्स वैल्यू के साथ में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे कितनी ही विंड स्पीड क्यों ना बढ़ जाए। एक ऐसी विंड स्पीड पे जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा जहां से वो सारी वाटर वेपर को ही मूव करवा दे रहा है। कांस्टेंट हो जाएगा जहां से वो सारी वाटर वेपर को क्या करवा दे रहा है, वहां से मूव करवा दे रहा है, वहां कोई वाटर वेपर है ही नहीं। तो ऐसा कह सकता हूं कि जो विंड वेलोसिटी है, स्टार्टिंग टाइम में विंड वेलोसिटी बढ़ने से, स्टार्टिंग टाइम में विंड वेलोसिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ती है। एक सर्टेन लिमिट के बाद विंड स्पीड बढ़ती रहेगी और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो लैंग्वेज में कैसे नोट किया जा सकता है, स्लाइड नंबर 20 में, इफ इंक्रीज wind speed, then increase rate of evaporation up to certain limit, after that rate of evaporation is constant. After that rate of evaporation is constant. क्लियर? एक लिमिट तक तो बढ़ेगा, उसके बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे अपनी विंड स्पीड बढ़ती क्यों न रहे, चाहे अपनी विंड स्पीड बढ़ती ही क्यों न रहे। अब तक अपने पढ़े इसके 3 फैक्टर। अब आते हैं नंबर 4 फैक्टर पे। अब अपने आते हैं नंबर 4 फैक्टर पे। फैक्टर नंबर जो 4 है वो क्या है, विंड स्पीड के बाद फैक्टर नंबर 4 है सोल्यूएबल साल्ट। सोल्यूएबल साल्ट भी, अगर वाटर के अंदर किसी तरह का साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ता है, सोल्यूएबल साल्ट जरूरी नहीं सोल्यूएबल हो, नॉन सोल्यूएबल हो तब भी उसका फैक्टर वही रहेगा। तो ऐसा कह सकता हूं साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज। सही कह रहे हो दिनेश मीणा, एकदम राइट है कि जैसे जैसे इसमें क्या बढ़ेगा, साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एक पॉइंट या और भी समझा जा सकता है, एज कंपेयर टू
क्लीन वाटर सी वाटर 2% to 3% less evaporated. क्लीन वाटर की कंपेयर में जो सी वाटर है, पूरा साल्टी वाटर है, अपना ओशियन वाटर है, वो 2 से 3% कम इवेपोरेटेड होता है। इसका मतलब है ये जो इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है ये मेजर नहीं है। ये कौन सा इफेक्ट है? माइनर इफेक्ट है। प्योर क्लीन से प्योर साल्टी तक सिर्फ 3% का डिफरेंस आता है। प्योर क्लीन से प्योर साल्टी तक सिर्फ कितना आता है? 3% का डिफरेंस आता है। तो 2 नंबर तक आप नोट कर चुके थे, 3 नंबर से नोट कीजिए, 3 नंबर से नोट कीजिए एक बार। 2 तक आप नोट कर चुके थे, 3 से नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखें तो इसको 4 नंबर को भी नोट कर लीजिए 3 की लैंग्वेज के साथ। नंबर 4 इफेक्ट को भी साथ साथ ही नोट कर दीजिए। विभिन्न हो जाएगी लैंग्वेज वगैरह, सारी सही हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है इस बात की। कौन से वाले फैक्टर की बात कर रहे हो? 4th नंबर की। देखिए क्या होता है कि जब सनलाइट साल्टी वाटर पे गिरती है या साल्टी वाटर को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो कुछ टेम्परेचर उस वाटर और साल्ट के बॉन्ड को तोड़ने में वेस्ट हो जाता है। कुछ जो अपनी हीट है, लेटेंट हीट बनने की बजाय उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में वेस्ट हो जाती है। क्लियर है? ओके, डन डन डन। अब करण क्या करे, लैंग्वेज एकदम साफ ही तो लिखी है। यस, माइनर इफेक्ट का मतलब है देखो पूरे के पूरे क्लीन वाटर से मैं सी वाटर में चला गया। क्लीन वाटर से मैं कहां चला गया? सी वाटर में। और डिफरेंस कितना आया है? सिर्फ 2 to 3% का डिफरेंस। कितना आया है? 2 से 3% का ही डिफरेंस आया है। नेक्स्ट नंबर 3rd के बाद अपने बात करें नंबर 4, तो नंबर है 5th नंबर इफेक्ट की। 5th नंबर है इफेक्ट की, सरफेस एरिया ऑफ वाटर बॉडी। सरफेस एरिया ऑफ वाटर बॉडी। जहां भी वाटर अपने स्टोर किया हुआ है उस वाटर बॉडी का सरफेस एरिया इसे कैसे इफेक्टेड करेगा। मान लीजिए 2 वाटर बॉडी है मेरे पास, एक इस तरह की, एक इस तरह की। एक का एरिया है A1 और एक का एरिया है A2। दोनों में अधिक इवेपोरेशन किसका होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि जो भी अपना सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ये इसमें रहेगा रिलेशन। इसका मतलब इसका इवेपोरेशन यदि E1 है और इसका इवेपोरेशन E2 है तो डेफिनेट E1 का इवेपोरेशन अधिक होगा। क्योंकि क्या अधिक है? A1 इज मोर देन A2। सरफेस एरिया अधिक है। क्या दोनों के रेट में कोई चेंज आएगा? क्या नेट कर सकता हूं? नो चेंज रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्यू टू सरफेस एरिया। देखो दोनों में इक्वल लेवल तक का वाटर फिल है। दोनों में इक्वल लेवल तक का क्या है? वाटर फिल है।
तो लेवल का डिक्रीमेंट तो सेम ही रहेगा ना, क्या चेंज हो जाएगा, दोनों में इक्वल लेवल का वाटर फिल है तो लेवल जो डिक्रीमेंट आएगा दोनों में वो तो सेम ही आएगा, एक ही जितना आएगा, रेट चेंज यहां पर नहीं होगी। वॉल्यूम चेंज होगा एरिया बढ़ जाने की वजह, रेट वही है लेकिन एरिया बढ़ा तो क्या हो गया, इवेपोरेशन का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जनरली अपने देखते हैं कि जितनी भी अपनी प्रैक्टिकल वाटर बॉडी है, चाहे वो रिजर्वायर है, चाहे वो डैम है, चाहे वो पॉन्ड है, बड़े टैंक है, उन सब में अपने को सरफेस कैसी देखने को मिलती है, प्लेन सरफेस देखने को मिलती है। उन सब में अपने को कैसी सरफेस देखने को मिलती है, प्लेन सरफेस देखने को मिलती है। परंतु अपने जो लैब में एक्सपेरिमेंट अपने करते हैं वहां सरफेस प्लेन हो ये बात जरूरी नहीं है, वहां सरफेस प्लेन हो ये बात जरूरी नहीं है। तो वहां किस तरह सरफेस चेंज होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज होगा। तीन तरह की सरफेस मैं यहां पर बनाता हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो रेट इंक्रीज हो गई तो वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज होगा ना, रेट इंक्रीज हो गई तो वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज होगा। कुलदीप, ऋषिक, कुलदीप कुमार, आपका आंसर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा आपको एक बार। हाँ, नेक्स्ट, मैक्सिमम विंड स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम विंड स्पीड किस रेट से इवेपोरेशन बन रहा है उस पर डिपेंड करेगी, अपने एक फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते। कितनी वाटर वेपर बन रही है उस पर डिपेंड करेगी। मैक्सिमम विंड स्पीड कितनी वाटर वेपर बन रही है उस पर डिपेंड करेगी। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। तीन तरह की वाटर बॉडी है। एक ऐसा वाटर है जिसके अंदर अपने को सरफेस मिल रही है, प्लेन सरफेस मिल रही है। पहले में कैसी सरफेस मिल रही है, प्लेन, और इसका इवेपोरेशन है E1, इसका इवेपोरेशन कैसा है, E1। दूसरे में ऐसा हो रहा है कि जो भी मेजरिंग बॉक्स है, मेजरमेंट पेन अपने पास काम में लिया गया है इवेपोरेशन को मेजर करने का, जो भी मेजरमेंट पेन काम में लिया गया है, वास्तव में वाटर का लेवल ये होना चाहिए था। परंतु हुआ क्या कि वाटर पार्टिकल के साथ जो बॉन्ड था, वाटर पार्टिकल के साथ जो बॉन्ड था, जो कोहेसिव फोर्स था, उसमें क्या हुआ, उसके कंपेयर में वाटर प्लस जो भी मेटल का ये अपना पेन बना हुआ था, वाटर प्लस इसकी वैल्यू यदि अधिक हो जाए, ध्यान से सुनो इसको, कि वाटर प्लस वाटर के साथ जो बॉन्ड बन रहा है, वाटर प्लस रेट वाला नहीं है, वो वापस आ जाइए भाई, आप बीच में अब क्या एरिया बढ़ने से रेट पे कोई फर्क आएगा क्या, एक बार मुझे बताइए। नहीं आएगा ना। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनका नेट चला गया, वो वापस से देख रहे हैं। एरिया बड़ा है छोटा है उससे रेट तो वही रहेगी ना, सिर्फ क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। क्लियर? अब आ जाइए वापस इसमें। ये जो अपनी सेकंड नंबर जो सरफेस दिखाई दे रही है, ये होनी तो वाटर की प्लेन सरफेस चाहिए थी, पर एक कंडीशन आ गई है कि वाटर के बीच लगने वाला जो बॉन्ड है, वाटर से वाटर के बीच लगने वाला जो बॉन्ड है वो कम रह गया है। किसके कंपेयर में, वाटर टू मेटल, किसके कंपेयर में कम रह गया है, वाटर टू मेटल। तो क्या होगा भी, अब क्या वाटर की सरफेस प्लेन रह पाएगी? ऐसे केस में क्या वाटर की सरफेस प्लेन रह पाएगी? क्या नहीं रह पाएगी। ये वाटर की जो सरफेस है ये इस तरह कंप्रेसित हो जाएगी ना, इस तरह, और वाटर का लेवल जो है यहां से तो डाउन हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाटर की जो सरफेस है, ये जो वाटर की नई सरफेस बनी है, ये पहले की कंपेयर में कंप्रेस हो जाएगी।
पहले कंपेयर में क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। वाटर प्लस वाटर, पहले की कंपेयर में ये बॉन्ड थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ये बॉन्ड थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके इवेपोरेशन को बोला E2। अब E1 में तो क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वही है जो ओरिजिनल होनी चाहिए, यहां कंप्रेस होकर के बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ गई है, कंप्रेस होकर के बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी क्या हो गई, बढ़ गई है। एरिया क्या हो गया, कम हो गया, कंप्रेस होने से एरिया क्या हो गया, कम हो गया। E1 और E2 में किसका इवेपोरेशन अधिक होगा, E1 और E2 में किसका इवेपोरेशन अधिक होगा, 1 का। तो यहां से E1 इज मोर देन E2। इस सरफेस को अपने बोल देते हैं कौन सी सरफेस, कॉनकेव सरफेस। एग्जाम में इस तरह आता है कि कॉनकेव और प्लेन सरफेस में किसका इवेपोरेशन अधिक होगा, उसमें हमेशा प्लेन सरफेस का इवेपोरेशन अधिक रहेगा। किस वजह से, क्योंकि वाटर प्लस मेटल का बॉन्ड स्ट्रांग होने से वाटर अपनी ओरिजिनल शेप को खोएगा, प्लेन को कॉनकेव बनाएगा, और कॉनकेव बना देने से वाटर कंप्रेस हो जाएगा, वाटर से वाटर पार्टिकल के बीच बनने वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग होने से अधिक हीट चाहिए इसको इवेपोरेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अरे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ही तो हैं, ये देखिए एक बार। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं एग्जैक्ट करना आपकी प्रॉब्लम है क्या, एग्जाम में आने वाला कंटेंट है, समझना है, या नोट करने वाली लैंग्वेज है, मैं कुछ नहीं समझ पाया हूं अब तक। ये सारे के सारे डिपेंडेंसी के सारे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकली तो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो है। वो तो आप एमसीक्यू और पीक्यूबी का सॉल्यूशन करोगे जब समझ में आएगा ना। नेक्स्ट, तीसरी तरह की एक सरफेस और बन सकती है। अगर ऐसा हो कि अपनी जो सरफेस बननी है वाटर की वो कुछ ऐसी बन जाए। नंबर 3 होनी चाहिए थी कैसी सरफेस, वो प्लेन सरफेस होनी, तो कैसी सरफेस चाहिए थी, वो एकदम है प्लेन सरफेस। परंतु हुआ क्या, वाटर प्लस वाटर का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो गया कंपेयर टू वाटर प्लस मेटल का। अब क्या होगा, अब जो वाटर की सरफेस है वो ओरिजिनल सरफेस नहीं रह पाएगी, इस सरफेस में एक इस तरह का उबार देखने को मिलेगा, इस सरफेस में एक तरह इस तरह का उबार देखने को मिलेगा, जिसको अपने बोल देते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। इसका इवेपोरेशन मैंने कहा E3। अब इसमें क्या होगा कि इसका थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़े या कम हो वो तो बहुत ही माइनर हुआ, लेकिन इसमें उबार आ जाने की वजह से वाटर प्लस वाटर पार्टिकल के बीच, वाटर एंड वाटर पार्टिकल के बीच बॉन्ड क्या हो गया है, पहले की कंपेयर में वीक हो गया है। वाटर प्लस वाटर का बॉन्ड जो है पहले की कंपेयर में वीक हो गया है, वो आसानी से इवेपोरेटेड हो सकती है। अब वो आसानी से क्या होगी, इवेपोरेट। यदि मैं E1 और E3 में कंपेयर करूं तो कौन अधिक होगा भाई, E1 और E3 में कंपेयर करूं तो कौन अधिक होगा, E3 इज मोर देन E1, E3 इज मोर देन E1। अगर तीनों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे कंबाइंड कर दूं तो E3 का इवेपोरेशन सबसे अधिक, उससे कम E1 का, और सबसे कम E2 का। एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है निम्न में से कौन सी सरफेस पर सबसे कम या सबसे अधिक इवेपोरेशन होगा। दूसरा, यह भी एक बात अपने को समझनी चाहिए, यदि इन दोनों सरफेस का इफेक्ट मेरे को नेग्लेक्ट करना है तो वास्तव में तो प्लेन वाला एक्यूरेट है ना, वास्तव में तो ये वाला क्या है, एक्यूरेट है, वो दोनों तो एरर के साथ है। यदि उस एरर को एलिमिनेट करना है, यदि उस एरर को कम करना है, तो अपने एक काम करेंगे, ऐसी मेटल काम में लेंगे जिसमें ये बॉन्ड इक्वल हो जाए, ऐसी मेटल काम में लेंगे जिसमें ये बॉन्ड जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल हो गया तो सरफेस रिमेनिंग कैसी बनी रहेगी, प्लेन की प्लेन बनी रहेगी। मेटल का मतलब आयरन का टैंक से ही है क्या, हाँ,
कोई भी मेटल हो सकती है, ग्लास भी हो सकता है, जिससे ये बॉक्स इवेपोरेशन पैन बना हुआ है। ये बर्तन जो है उससे बना हुआ है, किसी भी मेटल से, प्लास्टिक से, ग्लास से, किसी भी मटेरियल से बना हुआ है, उसके बॉन्ड की बातें हो रही है। क्लियर? तो आप इस सरफेस वाले को भी नोट कर दीजिए। मैं इसकी स्लाइड नंबर आपको पुट करवा देता हूं, 20 के बाद 21। हाँ, अभी रिपीट कर देंगे शिवराज मीणा, एक बार नोट कर दीजिए। नोट करने के बाद मैं तीनों सरफेस को एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। विपिन, बाकी लोगों को नोट करने दीजिए, फिर नेक्स्ट की बात करेंगे अपने। मनमोहन सिंह, हाँ, मनमोहन सिंह कह रहे हैं पहले में मेटल नहीं, पहले मान लिया कि प्लेन सरफेस है, ये मान लिया कि कोई रिजर्वायर है। अब रिजर्वायर का एरिया बहुत बड़ा होता है, उसके कॉर्नर पे जाकर के जब वो सॉइल से टकराता है तो प्लेन ही बना रहता है, प्लेन ही क्या रहता है, बना रहता है। दूसरे में मेटलिक अपनी लेब है, ये प्रैक्टिकल है अपना ऑन दी फील्ड, और ये दोनों लेबोरेटरी कंडीशन है। ये दोनों क्या है, लेबोरेटरी कंडीशन है। अब देखो, तो अगर मैं किसी पॉन्ड में, कोई झील में, कोई रिजर्वायर में, कोई डैम में वहां जाकर के चेक करूंगा तो सरफेस हमेशा क्या मिलेगी, प्लेन मिलेगी, एकदम ओरिजिनल क्या होगा अपना बनेगा। एक मिनट, बैक की डिमांड हो रही है, वापस नोट कर रहे हैं कुछ लोग। डन, आ जाइए सेकंड नंबर पे। देखो, प्लेन की कंपेयर में कॉन्वेक्स में बॉन्ड और वीक हो जाता है, तो इजीली वाटर इवेपोरेटेड हो सकता है, इसलिए प्लेन के कंपेयर में इसमें ज्यादा होता है। थोड़ा सा वाटर का एरिया भी इसमें इंक्रीज कर जाता है, सरफेस का एरिया भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए प्लेन के कंपेयर में थोड़ा सा अमाउंट इसका ज्यादा मिलता है। हाँ, अब देखो, ये नेचुरल सरफेस है, तो ये क्या होगा, ये वाटर प्लस वाटर, और बॉन्ड इक्वल आता है वाटर प्लस सॉइल का मोस्टली, तो सरफेस हमेशा प्लेन ही बनी रहती है। ऐसा अगर उन मेटल में भी कर दें, कोई ऐसी मेटल यूज कर ले जिनका बॉन्ड बराबर हो, तो वो सरफेस भी क्या हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी। पर एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछता, एग्जामिनर पूछता है कौन सी सरफेस में सबसे अधिक इवेपोरेशन होता है, कौन सी सरफेस में सबसे कम होता है, कौन सी सरफेस में सबसे अधिक होता है और कौन सी सरफेस में सबसे कम होता है। क्लियर? ओके अर्पित, थैंक यू। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर फैक्टर पे। स्लाइड नंबर ये थी अपनी 21 और ये हो गई है 22 और नेक्स्ट 23, और बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की, फैक्टर नंबर 6 की, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी।
डेप्थ ऑफ ए वाटर बॉडी। 7 फैक्टर है अर्पित टोटल। कुलदीप कुमार, बट इवेपोरेशन तो विंड स्पीड पर, हाँ विंड स्पीड पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी करता है, सोल्यूबल साल्ट कंसंट्रेशन पर भी करता है। सबको मिलाकर के फाइनल रिजल्ट मिलता है, सबको मिलाकर के। पर एग्जामिनर एक साथ एक ही फैक्टर को पूछेगा, एग्जामिनर एक साथ एक ही फैक्टर को पूछेगा, मिक्स नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। अब डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी से क्या होगा अभी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बात अपने जानते हैं कि ये लीजिए, ये वाटर फिल है, ये एक वाटर बॉडी है जिसमें इस डेप्थ तक वाटर फिल है। ध्यान से सुनिए एक बार, नोट करने का पूरा टाइम आपको मिलेगा। और इसकी डेप्थ है मान लीजिए डी, इसकी डेप्थ कितनी है अपनी? डी। तो इसमें टॉप सरफेस का वाटर और बॉटम सरफेस का वाटर, डेप्थ बढ़ने के साथ साथ ओनली डेप्थ की बात करेंगे। अब कुलदीप दोबारा मत पूछना कि आई थिंक नो, कि ये इस पे डिपेंड करेगा, ये उस पे डिपेंड करेगा। एक ओनली फैक्टर की बात करेंगे, डेप्थ के बारे में बताइए। ओनली ऑन मुझे किसके बारे में बताइए? डेप्थ के बारे में। अब डेप्थ में टेम्परेचर और ले आओगे तो एक नया फैक्टर बन गया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए क्या होगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं एक सीजन की, समर की। किसकी बात करता हूं? समर सीजन की, जो कि अभी चल रहा है। समर सीजन में जब अपने नोटिस करते हैं कि टॉप का जो सरफेस वाटर है, ये टॉप का वाटर क्या रहता है अपना? वार्म रहता है। जैसे जैसे बॉटम में जाऊंगा वाटर कैसा होता जाएगा? कूल होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? कूल होता चला जाएगा। ऋषिकेश कह रहे हैं नॉट इफेक्टिव, वाटर कूल होगा ना। तो बॉटम में यहां टेम्परेचर हाई है, यहां क्या है? टेम्परेचर हाई है। और यहां टेम्परेचर क्या है? लो है। यहां क्या है? लो टेम्परेचर। दोनों कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 5, 7, 10 डिग्री 50 डिग्री का डिफरेंस होगा, एकदम ना के बराबर डिफरेंस होगा, पर डिफरेंस होगा। इसके कंपेयर में वाटर कूल रहेगा। तो क्या होगा? ये होना तो हमेशा टॉप सरफेस वाटर ही तो इवेपोरेटेड है ना, हमेशा कौन सा वाटर इवेपोरेटेड होएगा? टॉप सरफेस का वाटर ही तो हमेशा इवेपोरेटेड करेगा ना, बॉटम तो नहीं करेगा। अब क्या हो रहा है कि बॉटम वाला जो कम टेम्परेचर है वो टॉप के टेम्परेचर को क्या करेगा? कम करेगा या बढ़ाएगा? कम करेगा या बढ़ाएगा? कम करेगा। और अधिक डेप्थ मिल गई तो क्या होगा? और अधिक कम करेगा। और अधिक डेप्थ मिल गई तो क्या होगा? और अधिक कम करेगा। इसका मतलब डेप्थ बढ़ रही है, वैसे वैसे टेम्परेचर और कम हो रहा है, जो टॉप लेयर के टेम्परेचर को कम कर रहा है, कम कर रहा है। इसका मतलब है इवेपोरेशन क्या होगा? डेप्थ के साथ साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डेप्थ के साथ साथ यदि बात करूं मैं समर सीजन में, तो इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। क्लियर? दूसरी बात करते हैं। अब एक काम किया मैंने, समर से कहां आ गया मैं? दूसरे नंबर पे आ गया, विंटर सीजन। दूसरा कौन सा आ गया? विंटर सीजन। अब वही वाटर बॉडी में विंटर सीजन में मान लेता हूं ऐसी, डेप्थ मान ली उसकी डी और उसमें वाटर फिल है। अब क्या होगा दोस्तों? अब क्या होगा कि जो टॉप सरफेस का वाटर है वो तो अपना कैसा रहता है? कूल। और बॉटम में जाकर के कैसा रहेगा? वार्म। अब ये नीचे से ऊपर हीट ट्रांसफर हो रही है। अब क्या हो रही है? नीचे से ऊपर हीट ट्रांसफर हो रही है। जितना नीचे जाएंगे और अधिक वार्म वाटर मिलेगा, जितना नीचे जाएंगे और अधिक क्या मिलता जाएगा अपने को? वार्म वाटर मिलता जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ हीट क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। ऐसे में ऊपर के वाटर की हीट बढ़ेगी ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। तो ऐसे में हीट बढ़ गई तो इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऐसे में यदि मैं विंटर सीजन की बात करूं तो डेप्थ बढ़ने के साथ साथ इवेपोरेशन बढ़ता है। परंतु उसके साथ ही एक बात और नोट करने की है, ऑल वाटर बॉडी डिजाइन अकॉर्डिंग टू
समर सीजन। समर सीजन वाले फैक्टर को ध्यान में रख के वाटर बॉडी अपने डिजाइन करते हैं। अगर सीजन नहीं दिया हुआ कोई सा भी तो अपना रिप्लाई किससे रहेगा? समर से। अगर अपने सीजन नहीं दिया हुआ तब रिप्लाई किससे रहेगा? अपना समर से। सीजन दिया हुआ है तो दोनों फैक्टर को कंसीडर करेंगे कि डेप्थ बढ़ने के साथ साथ टॉप सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। टॉप सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टॉप सरफेस का टेम्परेचर कम हुआ तो इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। नोट करो इसे। क्लियर? अपने को सिर्फ ये बात नोटिस करनी है कि डेप्थ बढ़ने के साथ साथ टॉप लेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। यहां बढ़ रहा है इसका मतलब इवेपोरेशन बढ़ रहा है, यहां कम हो रहा है इसका मतलब इवेपोरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। स्लाइड नंबर 24 नंबर स्लाइड की यदि मैं बात करूं तो अपने यहां पर लोड करेंगे इसमें नंबर 7 नंबर फैक्टर, वेपर प्रेशर डिफरेंस। वेपर pressure difference. It's explained by Dalton. So it's called डाल्टन लॉ। ये डाल्टन के द्वारा एक्सप्रेस किया गया था, इसलिए इसे डाल्टन लॉ कहते हैं। सहदेव उपकरण सबसे अधिक अब तक जो है ये डेप्थ और सरफेस एरिया को पूछा गया है। सबसे अधिक किसको पूछा गया है? डेप्थ और सरफेस एरिया को। पर हर बार एक नया पेपर बनता है। क्लियर है ना? एसएससी मल्टीपल सेट बनाने लग गई है, मल्टीपल सेट बनाने लग गई है। रेनी सीजन में क्या होगा? रेनी सीजन के अंदर तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना, सीधा सीधा टेम्परेचर कितना रह रहा है उस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कितना रह रहा है इस बात पे क्या करेगा? ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर डाल्टन लॉ क्या कहता है कि ये मान लीजिए अपनी एक वाटर बॉडी है, यहां तक इसमें वाटर फिल है, यहां तक उसमें क्या है? वाटर फिल है। एक फिक्स डेप्थ है जहां तक इसमें वाटर फिल है। तो जस्ट इस वाटर सरफेस के जस्ट ऊपर मैं चेक करूं तो, इस वाटर सरफेस के जस्ट ऊपर मैं चेक करूं तो यहां क्या बनी हुई है? एनी टाइम बहुत सारी क्या बनी हुई है यहां पर? वाटर वेपर। एनी टाइम यहां बहुत सारी क्या बनी हुई है? वाटर वेपर। इस जगह जो प्रेशर है इसको बोलते हैं ES, सैचुरेटेड
वेपर प्रेशर इन mm of Hg। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? क्योंकि यहां की एयर, यहां वाटर नहीं है, उसके बाद भी एयर यहां की क्या है, जस्ट पास में जो है सरफेस के फुली सेचुरेटेड है। यहां जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, वेपर प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, उसे बोल दिया सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मापना है तो थर्मल इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा अपने को, यहां कोई रोल नहीं है मैकेनिकल के थर्मल सब्जेक्ट में या थर्मल इंजीनियरिंग में जाकर के उसे मेजर करना पड़ेगा। यहां अपने जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी समस्याएं हैं, उन सब में वेपर प्रेशर गिवन होगा हमेशा ही। mm of Hg की टर्म में वेपर प्रेशर क्या होगी ना। अब मैं इसके ऊपर कहीं देखूं तो भाई, यहां कहीं सरफेस पे देखूं तो इसके कंपेयर में वेपर प्रेशर कम होगा ना। जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये मान लिया कि ग्राउंड लेवल है, ये मान लिया कि ग्राउंड लेवल है। लमसम ग्राउंड लेवल से मैं 9 मीटर की हाइट पर मेजर करता हूं इंडियन स्टैंडर्ड में, किसको, ईए को। वाटर कितने लेवल तक भरा है उससे मतलब नहीं है, ग्राउंड लेवल से लमसम 9 मीटर की हाइट पर देखता हूं कि वहां पर जाकर के कितना वेपर प्रेशर है, उसे नाम दे दिया एक्चुअल वेपर प्रेशर इन mm of Hg। ये क्या था, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर इन mm of Hg। ये क्या था, एक्चुअल वेपर प्रेशर इन mm of Hg। जस्ट वाटर की जस्ट सरफेस पे देखा, एक तो एक 9 मीटर की हाइट पे, 9 भी एक अप्रोक्सीमेट है, अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग ली जाती है। ऊपर कहीं इन्वायरमेंट का कहीं का भी मेजर कर लिया मैंने, उसको क्या बोल दिया, एक्चुअल वेपर प्रेशर, या आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट का जस्ट सरफेस को छोड़ देने के बाद एवरेज वेपर प्रेशर है, एवरेज वेपर प्रेशर है। 9 मीटर इंडियन स्टैंडर्ड में सारे डाटा इसी से डिसाइड है, इसलिए 9 मीटर लिया है। बाकी एवरेज भी ले सकते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट का, बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर अपने को देखने को नहीं मिलेगा। रिपीट करता हूं मैं एक बार कि मान लीजिए कोई भी पात्र में, कोई भी लेब में या किसी भी रिजर्वायर में पानी भरा हुआ है, पानी की सरफेस के जस्ट ऊपर क्या वेपर प्रेशर है, उसे बोल दिया सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। पानी की सरफेस के जस्ट ऊपर क्या वेपर प्रेशर है, उसे बोल दिया क्या, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। ऊपर कहीं इन्वायरमेंट का एवरेज वेपर प्रेशर को बोल दिया एक्चुअल वेपर प्रेशर। इंडियन स्टैंडर्ड में इसे एक ही पॉइंट पे मेजर करते हैं, वो करते हैं अपने 9 मीटर हाइट पर। क्या करते हैं, 9 मीटर हाइट पर, ईए। अब डाल्टन क्या कहता है उसे ध्यान से सुनो, एग्जाम यहां से आता है कि डाल्टन क्या कहता है। डाल्टन कहता है कि जो अपना रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, ES माइनस EA। किस पे डिपेंड करेगा, ES माइनस EA, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर। ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल जो था इससे 9 मीटर हाइट। वास्तव में क्या होता है, जस्ट सरफेस को छोड़ देने के बाद आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट का एवरेज वेपर प्रेशर लेते हैं, पर इंडियन स्टैंडर्ड में अपने एक ही पॉइंट पर इसे मेजर कर लेते हैं 9 मीटर हाइट पर, और वही वैल्यू नोट कर देते हैं। क्या कह सकता हूं, E इज इक्वल टू K ES माइनस EA। यहां K क्या होगा, K होगा यहां पर डाल्टन कोफिशिएंट। K इज इक्वल टू 0.36 और K इज इक्वल टू 0.50। दो वैल्यू लेते हैं, ये लेते हैं फॉर डीप स्टोरेज और ये लेते हैं फॉर शैलो स्टोरेज। ये नहीं बताया डाल्टन ने कि कितने मीटर के बाद डीप मानेंगे, इंपेरिकल है ये नहीं बताया डाल्टन ने कि कितने मीटर के बाद इसे अपने डीप मानेंगे। बस ये बता दिया कि डीप है तो ये वैल्यू लेनी है, और अगर अपना डीप नहीं है तो ये वैल्यू लेनी है। ये नहीं बताया कितने मीटर के बाद क्या होगा, डीप होगा। एक चीज और बताई उसने, EA इज इक्वल टू ES मल्टीपल रिलेटिव होमोडिटी। इन्वायरमेंट की रिलेटिव होमोडिटी भी अपने इसी से ज्ञात कर सकते हैं, RH इज इक्वल टू EA अपॉन ES, एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। कितनी वेपर बन रही है इन्वायरमेंट में, कितनी है, इन दोनों का रेशियो जो है
वो बताएगा कि कितनी सेचुरेटेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ये एक एम्पिरिकल इक्वेशन है दोस्त, ये एक अपने आप में क्या है, एम्पिरिकल इक्वेशन है, डाल्टन लॉ के नाम से जानी जाती है, डाल्टन लॉ के नाम से जानी जाती है। डाल्टन क्या कह रहा है, कंडीशन टू स्टार्ट इवेपोरेशन क्या है, डाल्टन ने ये भी बताया है कंडीशन टू स्टार्ट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन तभी स्टार्ट होगा जब ES का मान मोर देन हो EA से। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आ गया है, ये डिफरेंस अगर नेगेटिव आ गया है तो इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। ये वैल्यू 0.50 है। क्लियर, K इक्वल टू 0.50 0.36। इसे अपने किस नाम से जानते हैं, डाल्टन लॉ के नाम से जानते हैं। तो आप लोग डाल्टन लॉ को भी नोट कर दीजिए 24 नंबर स्लाइड से। हरप्रीत सिंह बैक 24 से नोट करना है आपको। ट्वेंटी 24 नोट हो जाए तो बता देंगे। इसमें कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताइए। एक बार 23 समझा देते हैं, कोई बात नहीं। 23 में तो कुछ था भी नहीं ना, एक मिनट 24 को समझो पहले, कंफ्यूज मत हो। 23 में एक्सप्लेन करूंगा वापस। दिनेश 23 को एक्सप्लेन करूंगा, पहले 24 सबको समझने दो, फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लास्ट इफेक्ट था, 7 ही इफेक्ट है अपने पास। नंबर फर्स्ट अपना टेम्परेचर का था, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा विंड स्पीड, और चौथा था सोल्यूबल साल्ट कंसंट्रेशन या नॉर्मल साल्ट कंसंट्रेशन, और पांचवा आपने लिया था सरफेस एरिया, छठा डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, और सातवां वेपर प्रेशर डिफरेंस। इनमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक मेजरेबल जो है, जिससे अपने काम में लेते हैं, वो वेपर प्रेशर डिफरेंस से मापते हैं। किसे मापते हैं, वेपर प्रेशर डिफरेंस से मापते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं वापस 6 नंबर को एक्सप्लेन करूंगा दिनेश। ट्वेंटी 5 नंबर पे आ जाइए। नेक्स्ट 25 नंबर, नेक्स्ट आ जाइए 25 नंबर पे। ट्वेंटी 25 में कुछ भी नहीं था, डाल्टन कोफिशिएंट की वैल्यू और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाइए आप 26 नंबर। 26 नंबर पे भी ज्यादा कुछ नहीं है। एकदम एक्यूरेट है। बेक, ओके जी, ये लीजिए बेक। हाँ, स्टोरेज को समझेंगे एक बार, स्टोरेज को समझेंगे एक बार। यहां तक हो गया नोट, क्लियर है। अब देखिए स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी समझने के लिए, जिनको नहीं समझ में आया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपेक्षिक आर्द्रता, ये डाल्टन केमिस्ट्री वाले थे कि कौन से थे, मैं मिला नहीं, कभी जानता नहीं इनको ज्यादा। अब देखते हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी से क्या आता है इफेक्ट। दिनेश मीणा ध्यान से सुनो एक बार, मनमोहन सिंह, दिनेश मीणा, सहदेव करण। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपेक्षिक आर्द्रता, एनवायरमेंट में कितनी मॉइस्चरिटी है, कितना डेप्थ है, या फिर कितनी आपेक्षिक आर्द्रता है, कितनी नमी है, कितनी नमी है। ये रहेगा। मान लीजिए कि अपने पास ये एक वाटर बॉडी है जिसमें वाटर स्टोर है, कितनी डेप्थ तक वाटर स्टोर है। अपने को ये देखना है कि ये स्टोरेज बढ़ने से या ये डेप्थ बढ़ने से
इस टॉप लेयर का, इस डेप्थ को बढ़ने से इस टॉप लेयर का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इस डेप्थ को बढ़ देने से टॉप लेयर के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। स्लाइड नंबर 12 दिखा दो सर एक बार, ये लो जी 12। राजस्थान वालों के लिए अच्छी खबर भी है, पीएचडी डिपार्टमेंट में वैकेंसी अनाउंस हो रही है जल्दी, कोरोना से निपट लेने के बाद, सेकेंड वेव से निपट लेने के बाद पीएचडी डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज खाली है। हो गया कितनी 1000 के अबाउट है, 1000 के आसपास। अब एग्जाम ये कब तक होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन डिपार्टमेंटल न्यूज है कि वहां अनाउंस है और उन्होंने ड्राफ्ट भी तैयार कर रखा है, कोरोना की वजह से एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा वो। अब देखते हैं, ये डेप्थ है, डेप्थ बढ़ने के साथ साथ अपने को देखना है कि टॉप लेवल का टेम्परेचर कैसा हो रहा है। यदि ये टेम्परेचर बढ़ा टॉप लेवल का तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और यदि ये टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। इतनी सी बात अपने को देखनी है। टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। सबसे पहले आता हूं मैं किस पे, समर सीजन पे। बताइए दिनेश, मुझे अपनी समझ से बताइए कि समर सीजन में नीचे डेप्थ तक जाते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा टॉप लेयर के वाटर का। दिनेश, दोनों की 50-50% आती है। पहले मुझे इसको डेप्थ को समझा लेने दिए, फिर डिपार्टमेंटल बात करूंगा मैं कुछ। दिनेश भाई, अगर मैं समर सीजन की बात करूंगा तो समर में ऊपर का वाटर कैसा रहता है, वार्म, और बॉटम का कैसा रहता है, कूल। और डेप्थ बढ़ने से ऊपर का टेम्परेचर कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ा वैसे वैसे इवेपोरेशन कम हो गया ना, क्योंकि डेप्थ बढ़ा उतना टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, इवेपोरेशन कम हुआ। वही यदि मैं कौन से सीजन में आ जाता हूं, वही मैं यदि कहां बात करता हूं, विंटर सीजन की बात करता हूं, तो विंटर में क्या देखने को मिलता है, ऊपर टेम्परेचर कूल, नीचे वार्म। अब डेप्थ बढ़ने के साथ साथ ओनली डेप्थ की वजह से ऊपर का टेम्परेचर कैसा होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाई वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ गया है। किसमें, विंटर में। अगर कुछ भी नहीं दिया सीजन तो समर के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, क्योंकि समर के कंपेयर में विंटर का इवेपोरेशन तो वैसे ही ना के बराबर होता है। समर के कंपेयर में विंटर का तो टोटल इवेपोरेशन क्या होता है, ना के बराबर होता है। तो सारी बातें करना ही क्या है, बेकार है। सारी की सारी बात करना ही क्या है, बेकार है। क्लियर। अब अपने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए। राजस्थान के कल परसों का जो अपडेट है, राजस्थान पीएचईडी डिपार्टमेंट, उसमें दो चीजें हुई है पीएचईडी डिपार्टमेंट में पिछले 3 से 4 या 6 महीनों में। पिछले 3 से 4-6 महीनों में क्या हुआ है कि 2015 की वैकेंसीज वाले डिग्री होल्डर कैंडिडेट ऑलमोस्ट अपॉइंटेंट होकर के क्या कर लिए गए हैं, AN बना दिए गए। तो JN सीटें वहां पर इस वजह से भी खाली हुई, और दूसरा कि वोटर बॉक्स में पहले से ही 70% डिपार्टमेंट JEE का खाली था। आज 80+85% डिपार्टमेंट खाली हो चुका है। इसलिए उन्होंने 1000 सीटों का ड्राफ्ट बना करके 1100 कुछ सीटों का ड्राफ्ट बना करके भेजा है। कुछ डिग्री की आएगी 50% और 50% किसकी आएगी, डिप्लोमा से आएगी। क्लियर ये बात। डीप स्टोरेज और सेलो स्टोरेज कब लेंगे, देखो डाल्टन ने ये अपने को नहीं बताया। देखो यूपी का अभी सिनेरियो बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई वहां का अपडेट है नहीं 1% भी। यूपी का भी कोई अपडेट है नहीं है। अभी तो यूपी में यही अपडेट है कि गंगा में लाशें तैर रही है, और योगी जी कह रहे हैं सब ठीक है, सब चंगा है। एसएससी तो अपने टाइम पे आ जाएगी, एसएससी डिले नहीं होती है। एसएससी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एसएससी सिर्फ राजस्थान पीएचडी की बात कर रहा हूं मैं, धर्मेंद्र, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट पीएचडी राजस्थान की। अब आते हैं अपने वापस, ये थे अपने फैक्टर्स। 7 टाइप्स के फैक्टर थे जो इसको इफेक्टेड कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 26 था, तो नेक्स्ट अपना स्लाइड नंबर हो जाएगा 20। बोर्ड कैसे हैंग हो रहा है, 27 में अपने पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन।
मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन। कैसे मापते हैं इवेपोरेशन को? हाँ, इस बार भी फॉर्म निकलेंगे एसएससी की, थोड़ा लेट चल रहा है सिस्टम, कोरोना की वजह से और लेट हो गया है। मेजरमेंट अपने कितने तरीके से करते हैं? एक तो अपने मेजरमेंट करते हैं इंपिरिकल इक्वेशन से, दूसरा अपने मेजरमेंट करते हैं वाटर बजट इक्वेशन से, और तीसरा अपने मेजरमेंट करते हैं स्टैंडर्ड पेन से। तीन तरह से इवेपोरेशन का मेजरमेंट अपने करते हैं, इंपिरिकल इक्वेशन, वाटर बजट इक्वेशन, और तीसरा स्टैंडर्ड पेन मेजरमेंट। स्टैंडर्ड पेन मेजरमेंट। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इंपिरिकल से कैसे किया जाता है। फिर सबसे पहले अपने देखेंगे कि इंपिरिकल से कैसे किया जाएगा। 28 नंबर पे इंपिरिकल इक्वेशन, या इसे मेयर इक्वेशन भी कहते हैं। इंपिरिकल इक्वेशन। अब डाल्टन क्यों इंपॉर्टेंट था यहां देखेंगे। इट्स बेस्ड अपॉन, किस पे बेस है? बेस अपॉन डाल्टन लॉ। ये डाल्टन लॉ पर आधारित है। इट्स डेवलप बाय, किसने इसे डेवलप किया था? प्रीवियस स्लाइड में कुछ नहीं था, तीन मेजरमेंट के तरीके थे, तीनों को नोट किया था। तीन अपने पास है मेजरमेंट के तरीके थे, अपने तीनों को नोट किया है कौन कौन से तरीके से मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहला अपने करते हैं इंपिरिकल इक्वेशन से, दूसरा करते हैं वाटर बजट इक्वेशन से, तीसरा स्टैंडर्ड पेन मेजरमेंट से। ठीक है करण, उसमें से पहला आपने पढ़ना स्टार्ट किया था करण इंपिरिकल इक्वेशन से कैसे मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट बाय इंपिरिकल इक्वेशन। इंपिरिकल इक्वेशन जो है किसके आधार पर बनाई गई है? डाल्टन लॉ के आधार पर। इसे डेवलप किसने किया है? डेवलप बाय मेयर। So it's called Mayer's empirical इक्वेशन। इसीलिए इसे मेयर्स इंपिरिकल इक्वेशन भी कहते हैं। है क्या ये इक्वेशन? E इज इक्वल टू के ES माइनस EA 1 प्लस V9 अपॉन 16। अब देखते हैं 1 बाई 1 ये सब है क्या। पहले यहां तक नोट करो, 1 बाई 1 ये सब है क्या, कैसे मेजर करते हैं। यहां से एक पॉइंट ये भी समझ में आएगा कि विंड वेलोसिटी पे बहुत अधिक डिपेंड करता है। मैंने अभी तो कुछ भी नहीं बताया। V9 अपॉन 16, V के पेयर में 9 लिखा हुआ है। सुदीप महेश्वरी डन 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 डन। नोट कर दिया हो तो 1 बाई 1 सबकी डिटेल देखेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कंटिन्यू 29। ई यहां पर क्या है? ई है यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन। किस में रेट है? हमेशा ही इंपिरिकल इक्वेशन है तो यूनिट साथ लेके चलनी पड़ेगी, mm पर डे। इतनी है mm पर डे। ES
इसको अपने अच्छे से जानते हैं, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg। E को भी जानते हैं, एक्चुअल वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg। K को भी जानते हैं, डाल्टन कोफिशिएंट। इसको भी जानते हैं क्या है, डाल्टन कोफिशिएंट। बच गया कौन, यहां पर रह गया कौन, वो रह गया V9। V9 है विंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर एट 9 मीटर हाइट above the ग्राउंड लेवल। अगर मैं V9 की बजाय यहां पुट कर दूं VH, ज्यादा समझ में आएगा। यहां भी क्या पुट कर दूं, H। VH लिखा है, इसका मतलब क्या है कि H मीटर हाइट पर कितने किलोमीटर पर आवर की विंड चल रही है। तो VH का यह फॉर्मूला जो बनता है सीधा सीधा, वो बनता है CH की पावर 1/7। H क्या है, कितने मीटर हाइट पर विंड वेलोसिटी को मेजर करना है। C क्या है यहां पर, C क्या है यहां पर, एक कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू विंड जोन, कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू विंड जोन। V9 पुट कर दूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, C9 की पावर 1/7 क्या हो जाएगी, विंड वेलोसिटी 8 9 मीटर हाइट above the ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस से 9 मीटर की हाइट पर कितनी विंड की स्पीड मिल रही है, उसे कहेंगे V9। क्या कहेंगे, V9। 9 की जगह H पुट कर दूं तो VH इज इक्वल टू CH की पावर 1/7। C एक कांस्टेंट है, या तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा अपने कोड के अकॉर्डिंग, विंड जोन के अकॉर्डिंग, या कुछ ना कुछ ऐसा रेफरेंस गिवन होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा रेफरेंस गिवन होगा जिससे इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, जिससे इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। बैक स्लाइड ये थी अपनी। नोट करते जाओ साथ साथ। डन, थैंक यू करण। अब तो क्लास 7 में रन हो रही है ना करण, आपकी समझ में आ रहा है। एक बार मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, आपके डाउट में पूरे समझ नहीं पाया था। नेक्स्ट ये रहेगा, इसको अच्छे से समझना है तो इस पे एक न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे हो जाएगा रिलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके शायद कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पर न्यूमेरिकल भी कर लें क्या, कि V9 किस तरह कैलकुलेट करता है, किस तरह के इससे बड़े न्यूमेरिकल्स अपने से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल करवाएं इस पे, नंबरिंग बाद में करवा दूंगा स्क्रीनशॉट की, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन साथ साथ क्वेश्चन को नोट करेंगे, समझेंगे कौन कौन से डाटा गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ
reservoir is 250 hectare. सरफेस एरिया ऑफ रिजर्वायर इज 250 हेक्टेयर. आप कही होंगे तो ये नंबरिंग वाला बड़ा कंफ्यूजन रहता है. 20 ये हो गया 30 और नेक्स्ट जो है ये हो गया 31. ओके. सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज 17.02 mm ऑफ Hg. जस्ट उस रिजर्वायर की सरफेस के जस्ट ऊपर, रिजर्वायर की सरफेस के जस्ट ऊपर जो वेपर प्रेशर मिल रहा है, इसे क्या नाम दिया? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर 17.02 mm ऑफ Hg. एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर इज 7.69 या 7.69 mm ऑफ Hg. आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट का एवरेज जो है, आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट का एवरेज जो है वो कितना है अपने पास? आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट का एवरेज है 7.69 mm ऑफ Hg. या एक ही पॉइंट ले लो 9 मीटर हाइट पे, कितना mm ऑफ Hg मिल रहा है? वैल्यू ऑफ डाल्टन कांस्टेंट इज, वैल्यू ऑफ डाल्टन कांस्टेंट इज 0.36. वैल्यू ऑफ ए डाल्टन कांस्टेंट इज विंड वेलोसिटी इज 1 किलोमीटर पर आवर, या 1 तो बहुत कम होगी, 16 किलोमीटर पर आवर. 16 किलोमीटर पर आवर above the one meter about ग्राउंड सरफेस. ग्राउंड सरफेस से 1 मीटर की ऊंचाई पर, ग्राउंड सरफेस से 1 मीटर की ऊंचाई पर जो विंड वेलोसिटी है वो कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर. डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ evaporated water in जून मंथ. जून के महीने में टोटल कितना वाटर इवेपोरेटेड होगा, इसे कैलकुलेट करना है. जून के महीने में टोटल कितना वाटर इवेपोरेटेड होगा, इसे कैलकुलेट करना है. पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या क्या गिवन है और क्या अपने से पूछ रहा है. जून के महीने में वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेटेड वाटर पूछ रहा है. सरफेस एरिया दे रखा है, ES का मान दिया हुआ है, EA का मान दिया हुआ है, डाल्टन कांस्टेंट K का मान दिया हुआ है, और ग्राउंड से 1 मीटर की ऊंचाई पर जो हवा की स्पीड है, विंड वेलोसिटी है, वो भी गिवन है. 1 मीटर की ऊंचाई पर विंड वेलोसिटी भी क्या है? गिवन है. कीजिए. तीन मिनट का टाइम आपके पास, कीजिए इसे सोल्व. सबसे पहले रेट ही कैलकुलेट करके बता दीजिए, बाकी आगे तो मैथमेटिक्स ये कुछ है ही नहीं. हो जाएगा, चीजें टफ नहीं है, सिर्फ रेट कैलकुलेट कर लीजिए, आगे तो कैलकुलेशन ही है. 364. शाबाश दिनेश, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब. 3.64 ये भी गलत ही है. रेट पूछ रहा हूं मैं पहले, और ये फाइनल आंसर भी नहीं है आपका, ये भी गलत है. क्या पता आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो. 3.35 ये भी गलत है करण, ये भी गलत ही है करण.
क्या रहा है ये भाई, समझ में नहीं आ रहा। इसका मैंने तो बेडरूम बनाएगा ठीक है, किचन तो बाहर की तरफ ओपन रहेगी लेकिन वहाँ किचन नहीं हो सकती। ये तीन तीन इधर छोटी छोटी क्या बनाती है, कम इनका कोई वेंटिलेशन ही नहीं है, ना इधर ना उधर, ना बैक साइड में कोई वेंटिलेशन की जगह छोटी सी। चाहता क्या है, बना क्या रहा है, हॉस्टल। यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ेगी ना, इसमें से एक तो सीढ़ी होगी। 3.64 ही आ रहा है नई दिनेश। करें इसको, अभी कर लेते हैं। 32 सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या डाटा अपने पास गिवन है और कौन सा डाटा ऐसा है जो अपने को कैलकुलेट करना है, फिर फॉर्मूले में फिट होगा। ES कितना है, ES 17.02। EA 7.69। K का मान 0.36। V1 16 किलोमीटर पर आवर। अब जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे पास V9 नहीं है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे पास क्या नहीं है, V9 नहीं है, V1 तो है। तो बिना V9 के बिना फॉर्मूला फिट नहीं होगा। तो सबसे पहले इस V9 की समस्या को ही सोल्व कर लें। V9 की समस्या सोल्व तो क्वेश्चन सोल्व। ये लीजिए, VH क्या था, VH था CH की पावर 1/7। मुझे चाहिए क्या, V1 से V9 चाहिए। V9 है CH की पावर 1/7। H की वैल्यू है 9 फुट कर देंगे, 9 फुट कर देंगे। हाँ V1 C1 की पावर 1/7 सही है। V1 की वैल्यू 16 और 1 की पावर कितनी कर दो, क्या रहेगी 16। इधर वापस ये फॉर्मूला नोट करता हूं, VH इज इक्वल टू CH की पावर 1/7, V9 इज इक्वल टू C9 की पावर 1/7। V9 इज इक्वल टू C यहां पर 16 पुट कर दूंगा, 9 की पावर 1/7। V9 इज 21.89 किलोमीटर पर आवर। जो V1 है वहां से C कैलकुलेट करके V9 में पुट कर दूं, यही तो किया है ना। V1 से C की वैल्यू कैलकुलेट की और कहां पुट कर दी, V9 में। V1 से C की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। बोर्ड चेंज नहीं किया आपने, ओह सॉरी भूल गए, कल देखते हैं, कल करते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? वैभव श्रीवास्तव, ये बात समझ में आई क्या कि V1 से V9 कैलकुलेट किया जा सकता है। V1 से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, V9। V1 था 1 किलोमीटर नहीं सॉरी 16 किलोमीटर पर आवर, बाद में मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि 1 वैल्यू बहुत ही कम थी, इसलिए देखिए क्या कर दी थी मैंने, 16 किलोमीटर पर आवर कर दिया था। तो 1 से किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से भी कर दो, चाहे एग्जाम में आ सकता है, 1 का भी आ सकता है, 0.5 का भी आ सकता है, 1 से भी और कम है 0.5 का भी आ सकता है। क्लियर? क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, E इज इक्वल टू K ES माइनस EA 1 प्लस V9 अपॉन 16। E इज इक्वल टू K की वैल्यू है 0.36,
ES 17.02 minus 7.69, 1 plus V9 21.89 kilometer per hour upon 16. E is equal to कैलकुलेट इट। अब तो कुछ भी नहीं रहा है, 7.95 mm पर डे, 95 mm पर डे। रेट तो इसने पूछी नहीं है, ये तो पूछ रहा है जून के महीने में कितना इवेपोरेशन होगा। तो इसका मतलब गिवन डाटा में एक अपने पास सरफेस एरिया भी है 250 हेक्टेयर, है ना। ये पूछ रहा है जून के महीने में कितना होगा। तो सीधी सीधी बात करें अपने कि जून के महीने में पहले डेप्थ तो कैलकुलेट कर ले। जून के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 या 31? 30 डेज। तो डेप्थ ऑफ इवेपोरेशन इन जून मंथ 7.95 मल्टीपल 30। एक दिन में 7.95 हो रहा है, 30 डेज में कितना हो जाएगा? 7.95 मल्टीपल 30 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 238.5। इतना तो mm में आएगा, मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2385 मीटर। एक टर्म और लेके आते हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिजर्वायर कितना दे रखा है? 250 हेक्टेयर। एक बात अपने सब लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यही यहां पर अप्लाई कर दें, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इवेपोरेशन से हुई डेप्थ मिल गई, इवेपोरेशन से कम हुई डेप्थ मिल गई है, इवेपोरेशन से कम हुई डेप्थ मुझे मिल गई है और एरिया मिल गया है। तो क्या यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेशन इन जून 250 मल्टीपल 10⁻⁴ मल्टीपल 0.2385। Result will be 596250, 596250। पूरे जून के महीने में इतने मीटर क्यूब वाटर इवेपोरेटेड हो जाएगा। पूरे जून के महीने में इतने मीटर क्यूब वाटर इवेपोरेटेड हो जाएगा। सब एकदम शांत हो जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि अपने पास एक रिजर्वायर है जिसका सरफेस एरिया 250 हेक्टेयर है। उस रिजर्वायर के वाटर के टॉप सरफेस पे जस्ट वेपर प्रेशर है 17.02 mm ऑफ Hg। आसपास के इन्वायरमेंट की एवरेज वेपर प्रेशर है 7.69 mm ऑफ Hg। डाल्टन कांस्टेंट की वैल्यू है 0.36। विंड वेलोसिटी 1 किलोमीटर ग्राउंड से ऊपर विंड वेलोसिटी कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर। ये पूछ रहा है पूरे जून के महीने में कितना इवेपोरेशन होगा। जैसा कि अपने देख पा रहे हैं कि अपना जो रेट ऑफ इवेपोरेशन निकालने की मेयर इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू KS ES माइनस EA 1 प्लस V9 अपॉन 16। यहां अपने पास V9 नहीं है गिवन डाटा में कहीं पर भी। ES की वैल्यू है, E की वैल्यू है, K की वैल्यू है, V1 की वैल्यू है। सर mm ऑफ Hg नहीं, mm ऑफ Hg को चेंज नहीं करना है। इंपेरिकल इक्वेशन में जो यूनिट लिखाई है उसी यूनिट में उसमें पुट करना है। तो ES और EA mm ऑफ Hg में ही पुट होंगे मनमोहन सिंह, mm ऑफ Hg में ही पुट होंगे। तो मेरे को V1 दिया हुआ है,
और V के फॉर्मूला है VH इज इक्वल टू CH 1 की पावर 7, 1 बाई पावर 7 है। तो यहां से मैं एक काम कर सकता हूं ना कि V1 से क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। V पुट कर दूं, H की जगह 1 पुट कर दूं, तो V1 का मान तो है, C की वैल्यू मिल गई 16, वो 16 V9 के फॉर्मूले में पुट कर दूं, V9 के फॉर्मूले में पुट कर दूं, तो V9 मुझे मिल गया 21.89 किलोमीटर पर आवर, 21.89 किलोमीटर पर आवर। और आगे चल के देखा, इन सारी वैल्यूज को आपने फॉर्मूले में फिट कर दिया, सारी वैल्यूज को कहां फिट कर दिया आपने, इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, और E का मान जो अपने को प्राप्त हुआ वो 7.95 mm पर डे हो गया। एक दिन में इतना हुआ, तो जून के महीने में जो 30 दिन थे उसमें टोटल इतनी डेप्थ डाउन हो गई। जब मुझे इवेपोरेशन से डाउन हुई डेप्थ या इवेपोरेशन की डेप्थ मिल गई है और उसके साथ साथ सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो पूरे महीने में हुआ इवेपोरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं कि इस मेथड्स में प्रॉब्लम क्या क्या है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एक्यूरेट मेजर करता है, विदाउट केएलसी सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। कुलदीप कुमार, ये किसका क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का। यदि प्री में ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट V9 की वैल्यू गिवन होगी, वो 1/7 की बात नहीं करेगा, डायरेक्ट किसकी वैल्यू गिवन होगी, V9 की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट गिवन होगी। दूसरी बात, आजकल एसएससी प्री में ऐसे भी तो करने लग गया ना, जो केएलसी वाला पार्ट उसे ब्रैकेट में नोट कर देगा, नीचे नीचे जो केएलसी का पार्ट है उसे क्या कर देगा, नोट कर देगा, 9 की पावर 1/7 की वैल्यू बता देगा। वॉइस कम होगी, एक मिनट रुक जाओ, चेक करता हूं मैं। ओके है वॉइस तो, अरे ओके है वॉइस तो, नो वॉइस, नो वॉइस, ओके है, ओके है। नाउ ओके, कोई बात नहीं, सेल की प्रॉब्लम थी, चेंज कर दिया। अब इस मेथड्स में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है अपने लिए, डिफिकल्टीज क्या क्या है। इसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है, ये एक्यूरेट तो है परंतु ES और EA का मान, सैचुरेटेड और एक्चुअल वेपर प्रेशर मेजर करना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सैचुरेटेड और एक्चुअल वेपर प्रेशर को काउंट करना ही क्या है, बहुत ही टफ है। सैचुरेटेड और एक्चुअल वेपर प्रेशर को काउंट करना ही क्या है, बहुत ही टफ है। तो इसमें क्या होता है, यदि सैचुरेटेड और एक्चुअल वेपर प्रेशर सही काउंट हो गए तो मेथड एक्यूरेट है, सही काउंट नहीं हुए तो एक्यूरेट नहीं है, और वो हमेशा रैंडमली ही काउंट होते हैं। हाँ, यहां पर मनमोहन सिंह ये पूछ रहे थे कि सर बिना केएलसी के 1/7 पावर कैसे सोल्व करेंगे। 1/7 पावर है, पहली बात तो ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में आएगा, इस फॉर्म में आया तो यदि वो ओनली रेट पूछता है, अभी ओनली क्या पूछता है, रेट पूछता है, तो 9 की पावर 1/7 क्या होती है ब्रैकेट में लिख देगा फॉर्मूले में, ऑब्जेक्टिव में। ऐसा कर रहा है ना लास्ट ईयर एसएससी में, नहीं देखा क्या, 9 की पावर 1/7 की वैल्यू क्या करेगा, वो अलग से ब्रैकेट में दे देगा, अलग से ब्रैकेट में दे देगा और बाकी पूरा फॉर्मूला कॉपी कर देगा, पर वो बड़ी कैलकुलेशन नहीं कराएगा, फिर वो रेट तक ही रोक देगा क्वेश्चन को, रेट ऑफ इवेपोरेशन तक ही स्टॉप कर देगा। जनरली ये क्वेश्चन अब तक अगर आया है तो मेंस के पार्ट में कन्वेंशनल में आने के चांसेस रहते हैं। क्लियर, अभी टाइम नहीं हुआ मेरे दोस्त, 2 घंटे की क्लास है, 10 मिनट लेट 10 मिनट जल्दी, 1.5 घंटा ही रह गया ना। स्लाइड नंबर 20, 33 और 34 में अपने बात करेंगे नेक्स्ट। हाँ, मेंस में केएलसी यूज होता है कुलदीप कुमार, बिना फंक्शन वाला केएलसी मेंस में कोई सा भी ले जा सकते हो जिसमें इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते। हाँ कुलदीप कुमार, ले जा सकते हैं, MS केसियो वाला श्योर। स्लाइड 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट, दूसरा जो मेजरमेंट है, इसको मेजरमेंट करने का जो सेकंड अपना वे है, इसको मेजरमेंट करने का सेकंड जो अपना वे है, फर्स्ट कौन सा था अपने पास, इंपीरिकल इक्वेशन, दूसरा है
मेजरमेंट बाय वाटर बजट इक्वेशन, मेजरमेंट बाय वाटर बजट इक्वेशन। 991 केसीओ ले जा सकते हो, 991 एमएस ले जा सकते हो, बिना फंक्शन वाला कोई भी केएलसी ले जा सकते हो जिसमें इक्वेशन सोल्व नहीं होती। मेजरमेंट बाय वाटर बजट इक्वेशन। यहां अपने लिए सबसे पहले समझने की बात यही हो गई है कि ये वाटर बजट इक्वेशन क्या होती है, वाटर बजट इक्वेशन क्या हो सकती है। वाटर बजट इक्वेशन होती है किसी भी रिजर्वायर में, किसी भी स्टोरेज वाटर बॉडी में, किसी भी पॉन्ड में, डैम में चेंज इन स्टोरेज, और ऐसा भी लिख सकता है चेंज इन सरफेस एलिवेशन। क्यों लिखता है ऐसा, एक नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई एक ऐसा रिजर्वायर है, अपने पास कोई एक ऐसा क्या है, रिजर्वायर है। अब इसमें मैं कहूं कितना वाटर है, कैसे मापोगे भाई, कितना वाटर है कैसे मापोगे। सबसे पहले माप लेंगे इसका सरफेस एरिया, फिर मापेंगे इसका सरफेस एलिवेशन अबाउट डेटम, किसी भी एक डेटम से इसका सरफेस एलिवेशन माप लेंगे, कितनी इसकी हाइट है और कितना एरिया है। हाइट ऑफ वाटर को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, सरफेस एलिवेशन। कितना सरफेस एलिवेशन डेटम से बढ़ा, कितना कम हुआ, एरिया से मल्टीप्लाई करते वॉल्यूम मिल जाएगा। कितना बढ़ा कितना कम हुआ, एरिया से मल्टीप्लाई करते क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम में मिल जाएगा। इसलिए इसको चेंज इन स्टोरेज मतलब वॉल्यूम, या फिर चेंज इन सरफेस एलिवेशन कह दूं, सीधा फिक्स डेटम से कितना सरफेस एलिवेशन बढ़ा है या कितना सरफेस एलिवेशन क्या हुआ है, कम हुआ है। 9 नंबर स्लाइड में आ जाते हैं। चेंज इन स्टोरेज और चेंज इन सरफेस एलिवेशन इज इक्वल टू होता है मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो। इनफ्लो माइनस है मास आउटफ्लो। हाँ, सरफेस एलिवेशन का मतलब यहां डेप्थ ही तो है, एक फिक्स डेटम से माप ली इसलिए एलिवेशन कह दिया इसको, एक फिक्स डेटम से माप लिया इसलिए क्या कह दिया इसको, एलिवेशन कह दिया। बेलोस ट्यूबर्स बात करें नेक्स्ट अपने, तो अपने किसी भी वाटर बजट इक्वेशन से कोई भी रिजर्वायर है, कोई भी पॉन्ड है, उसका डायरेक्ट क्या मेजर कर सकता हूं मैं, किसी भी रिजर्वायर किसी भी पॉन्ड का डायरेक्ट चेंज इन वॉल्यूम मेजर कर सकता हूं। अब इसमें इनफ्लो क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि इस रिजर्वायर में आकर के कोई रिवर ऐड हो रही हो सकता है कि इसमें कोई इनफ्लो रिवर हो। तो अपने को देखना यह है कि इसमें इनफ्लो वाटर कौन कौन सा होगा। इनफ्लो वाटर हो सकता है इसमें कोई इनफ्लो क्या आ रही हो, रिवर आ रही हो सकता है कि जो अपना मेजरमेंट पीरियड था उसके दौरान कोई रेनफॉल हो रही हो। तो ये दोनों ही चीजें, इनफ्लो वाटर प्लस रेनफॉल, दोनों ही चीजें जो है क्या करेगी, इसके सरफेस एलिवेशन को बढ़ाएगी, सरफेस एलिवेशन को बढ़ाएगी, वॉल्यूम को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये किस में काउंट होगी, अपने इनफ्लो में काउंट होगी। अब बात करूं इसमें आउटफ्लो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि इसी रिजर्वायर से कोई आउटफ्लो रिवर निकल रही हो सकता है इसी रिजर्वायर से कोई कैनाल बनाई हुई हो सकता है इसी रिजर्वायर में जो अपना ऑब्जर्वेशन पीरियड है उस दौरान कुछ इवेपोरेशन हो गया हो सकता है कि इसके बॉटम से कुछ क्या हो गया हो, इनफिल्ट्रेशन या सीपेज हो गया हो। ये तीनों टर्म्स किस में आएंगे, आउटफ्लो में। तो इसी में देखूं मैं कि आउटफ्लो वाटर कौन कौन सा होगा।
आउटफ्लो वाटर कौन कौन सा होगा? आउटफ्लो वाटर में एक तो हो सकता है आउटफ्लो रिवर हो सकती है, दूसरा इवेपोरेशन हो सकता है, कोई इसमें से निकलने वाली कैनाल हो सकती है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनफिल्ट्रेशन हो रहा हो। इसी को अपने सीपेज भी देखते हैं, आगे देखेंगे इनफिल्ट्रेशन और सीपेज में एक बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस क्या है। इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? चेंज इन स्टोरेज। कितना स्टोरेज इसमें चेंज हुआ है, क्या मिल जाएगा मुझे? चेंज इन स्टोरेज। तो सीधी सीधी वाटर बजट इक्वेशन इतनी सी तो है कि चेंज इन स्टोरेज और सरफेस एलिवेशन इज इक्वल टू मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो। यही तो है, मास इनफ्लो माइनस है मास आउटफ्लो। वापस देखिए यहां पर कि इनफ्लो में क्या क्या काउंट हो रहा है, उसे मैं इस कलर से काउंट कर रहा हूं, इनफ्लो वाटर और पीपीटी। आउटफ्लो में क्या क्या काउंट हो रहा है उसे मैं इस कलर से ले रहा हूं, इवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन, आउटफ्लो रिवर और ए कैनाल। क्या हो रहा है? कैनाल। इस कलर से जो आ रहा है अपना वो पूरा का पूरा कौन सा है? आउटफ्लो। और रेड कलर से जो आ रहा है पूरा का पूरा क्या है? इनफ्लो। स्लाइड नंबर 10 यही तो है। इस रिजर्वायर में कितना स्टोरेज चेंज होगा, किस तरह होगा, वो सारा का सारा इस वाटर बजट इक्वेशन से हो सकता है। आपकी भी अपने एक वाटर बजट इक्वेशन है। अभी तो आप घर पे हो, जैसे आप बाहर कोचिंग में रहते हो, घर वाले आपको 5-7 हजार रुपए 10 हजार रुपए मंथली भेजते हैं, वो आपका इनफ्लो है। 1 तारीख को जो आपके अमाउंट अकाउंट में आ रहा है घर से, वो क्या है? इनफ्लो। अब 2-3 बार मूवी देखने जाते हो, 5-4 बार खाने पे, घूमने पे, रेंट पे, खर्चा, कोचिंग, बुक्स, एग्जाम फॉर्म, ये सारे आउटफ्लो है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कितना आपके पास बचत रही। हालांकि मैं जानता हूं आप सब माइनस में ही रहते हो। स्लाइड नंबर 9 में तो ओनली फॉर्मूला ही तो पुट किया है। भी देखना यह था कि इवेपोरेशन कैसे मेजर करते हैं वाटर बजट इक्वेशन से। मेजरमेंट बाय वाटर बजट इक्वेशन। 11 नंबर पे जाएंगे, पहले 9 को देख लेते हैं। मेजरमेंट बाय वाटर बजट इक्वेशन, तो उससे पहले देखनी पड़ेगी वाटर बजट इक्वेशन क्या है। किसी भी स्टोरेज वाटर बॉडी, चाहे वो घर में बना हुआ टैंक ही क्यों ना हो, रिजर्वायर ही क्यों ना हो, पॉन्ड ही क्यों ना हो, किसी तरह का वाटर बॉडी है, उसका चेंज इन स्टोरेज और चेंज इन सुपर एलिवेशन कैसे करते हैं? मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो से। मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो से। क्लियर? डन। 9 नंबर स्लाइड जो है 34 नंबर वैसे अपनी नोट हो गई होगी आपको। डन डन डन। सुदीप महेश्वरी, आपका कोई डाउट लग रहा है मुझे पूछिए जल्दी से। डन। अर्पित का हो गया है। सुदीप महेश्वरी, नेक्स्ट। इसे नोट कर दिया हो तो नेक्स्ट 35 नंबर स्लाइड को आप नोट कर सकते हो। एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाया है किस तरह रिजर्वायर में कौन कौन से इनफ्लो आउटफ्लो आ रहे होते हैं। अपने इसमें न्यूमेरिकल भी देखेंगे वाटर बजट इक्वेशन से चेंज इन सरफेस एलिवेशन कैसे होता है। फिर ये देखेंगे कि इसी वाटर बजट इक्वेशन से इवेपोरेशन का मेजरमेंट कैसे होता है। इसी वाटर इक्वेशन से इवेपोरेशन का मेजरमेंट कैसे होता है, दोनों को एक साथ ही अपने को देखना होगा। इसके बाद अपने स्लाइड आती है नेक्स्ट, सॉरी ये कितनी थी? 35। और नेक्स्ट नंबर स्लाइड जो है वो 36 नंबर स्लाइड होगी। 10 नंबर पे रुकना है क्या? एक बार रुक जाते हैं 10 नंबर पे। तीनों एक साथ ही नोट कर दो, 9, 10 और 11। तीनों एक साथ ही नोट कर दो, 9, 10 और 11। टेन हो गया, अब 11 पे आ जाओ। टेन पे वापस आना है क्या? 1 मिनट रुक जाओ, 10 पे और रुकना पड़ेगा थोड़ा सा भाई। ऋषिकेश जी ने नोट नहीं किया है 10 नंबर को।
कंफ्यूजन नहीं, इसलिए मैंने दो डिफरेंट कलर भी यूज किए हैं। एक कलर में आउटफ्लो को दर्शाया पूरा का पूरा, एक में इनफ्लो को, रेड में इनफ्लो को दर्शाया है। मानवेंद्र ठीक है। ऋषिकेश 10 नंबर ऋषिकेश। नेक्स्ट 11 नंबर। 11 में इनफ्लो और आउटफ्लो में क्या क्या आ रहा है उसकी लिस्ट ही तो बनाई है। डन। कल करेंगे इस पे दोनों तरह के न्यूमेरिकल। स्टोरेज कैसे चेक करते हैं, सरफेस एलिवेशन कैसे चेक करते हैं, इवेपोरेशन कैसे मेजर करते हैं। नहीं, दोनों अलग अलग है दोस्त। शिव वाटर बजट इक्वेशन अलग है, हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन अलग है। वाटर बजट इक्वेशन अलग है और हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन अलग है। थैंक यू एवरीबॉडी।